Radhe Krishna everyone. I hope you all are so good. In this class we discuss about the remaining parts. Today complete intro remaining 11 parts and articles also. We discuss about in last class part number 11. In part number 11 explain or show relation between union and state. And now today start with part number 12. Part number 12 explain the concept of property, कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनेंस. दैट मीन्स पार्ट नंबर 12 के अंदर वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर आर्टिकल 264 से 300 ए तक एक्सप्लेन है. तो जो पार्ट नंबर 12 है उसके अंदर संविधान के केंद्र राज्यों के बीच टैक्स की जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा. संचित निधि की स्थापना जो है उसका एक आर्टिकल में एक्सप्लेन है. संचित निधि होती है कि जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन को वेतन जो दिया जाता है, मीन्स सैलरी दी जाती है, तो वो हमारे पार्ट नंबर 12 के अंदर ही एक्सप्लेन है. क्योंकि जो पार्ट नंबर 12 है वो एक्सप्लेन करता है, वो डिफाइन करता है प्रॉपर्टी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए और फाइनेंस के लिए. इसके बाद हमारे पार्ट नंबर 12 में इमरजेंसी फंड का आर्टिकल मिलेगा. इमरजेंसी फंड का मतलब कि ये एक ऐसा टर्म है जिसके द्वारा सरकार बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना उसके परमिशन दिए पैसे खर्च कर सकती है इमरजेंसी फंड के आर्टिकल के द्वारा. तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है इसके बारे में पढ़ना है. संपत्ति कर या इनकम टैक्स कौन लगाएगा और कैसे लगेगा इसके बारे में जो हमें मिलेगा वो पार्ट नंबर 12 के अंदर मिलेगा. राज्यों के आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार जो केंद्रीय अनुदान देती है इसके बारे में हमें पार्ट नंबर 12 के अंदर आर्टिकल्स मिलेंगे. इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड जितनी बातें हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में सब चीज़ें हमें पार्ट नंबर 12 के अंदर मिल जाएंगी. तो याद रखें कि जो जीएसटी है ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 को पारित हुआ और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया. इसीलिए जो 1 जुलाई है इसे जीएसटी डे के रूप में भी मनाया जाता है. और जो लास्ट आता है हमारा पार्ट नंबर 12 के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा पार्ट नंबर 12 में 263 से 300 ए तक आर्टिकल आते हैं, तो पार्ट 12 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट जो था वो 300 ए था, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो पहले फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता था पार्ट नंबर 3 में, उसे वहां से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300 ए पार्ट नंबर 12 में अमेंड कर दिया. और किस अमेंडमेंट के नंबर के अकॉर्डिंग इसे अमेंड किया गया, वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्ट नंबर 3 का जो एक आर्टिकल था जो फंडामेंटल राइट्स थे उसे वहां से हटाया और पार्ट नंबर 12 में 300 ए के अंदर उसे अमेंड कर दिया गया. और जो अमेंडमेंट है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हुआ, जिस टाइम पर मोरारजी देसाई पीएम का रोल निभा रहे थे, तो उस टाइम पर ये अमेंडमेंट किया गया. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पार्ट नंबर 12 के अंदर मिलेंगी. तो पार्ट नंबर 12 बताता है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंस के बारे में, मीन्स वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद के बारे में ये एक्सप्लेन करता है. इसके बाद आता है पार्ट नंबर 12 की बात करें, जिसके अंदर आर्टिकल 301 से 307 तक दिए गए हैं. तो 301 से 307 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो व्यापार किया जाता है, जो वाणिज्य है और समागम, दैट मीन्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कनेक्शन के बारे में दिया गया है. तो जो व्यापार किया जाएगा उसकी स्वतंत्रता के बारे में, इन सब की स्वतंत्रता जो दी गई है वो 301 आर्टिकल में एक्सप्लेन है. और इन पर जो निबंधन है, कहने का मतलब कि उन पर जो स्टॉप लगाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 304 के तहत लगाया जाएगा. तो हमें पार्ट नंबर 13 के अंदर ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकनेक्शन के बारे में पढ़ना है. जो सारी जानकारियाँ इसी में मिलेंगी. इसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 14,
जिसके अंदर संघ व राज्य सेवा आयोग के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 308 से 323 तक है, 308 से 323 तक, जिसके अंदर दो डिवीजन दे दिए गए, एक राज्य लोक सेवा के अकॉर्डिंग और दूसरा हो गया संघ लोक सेवा। राज्य मतलब एक स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग और दूसरा हो गया यूनियन के अकॉर्डिंग। तो राज्य लोक सेवा में आर्टिकल 308 से 314 तक दिया गया है, और संघ लोक सेवा में जिसे यूपीएससी का गठन किया जाता है, ये सब इसमें 315 से 323 तक दिया गया है। तो याद रखें कि यूपीएससी का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो इनके लिए जो नियम कौन बनाएगा, जो हमारे स्टेट लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा है, तो इनके लिए कानून कौन बनाएगा, जो रूल्स बनाए जाएंगे और कैसे बनेंगे, तो ये सब हमारी जितनी रिपोर्ट मिलेगी वो पार्ट नंबर 14 में मिलेगी। बाकी जो यूपीएससी के कैंडिडेट होंगे, तो ये सब कहाँ जो कार्य प्रोसेस होगा वो कैसे होगा और वो अपनी रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करेंगे, तो ये सब चीज़ें पार्ट नंबर 14 में एक्सप्लेन है, आर्टिकल 308 से 323 तक। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 15। पार्ट 15 के अंदर चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, मीन्स इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, जिसमें कि आर्टिकल 324 से 329 तक है। तो इसे भंग नहीं किया जा सकता, पहले तो ये चीज़ याद रखनी है, जो इलेक्शन कमीशन है उसे भंग नहीं किया जा सकता। सांसदों के चुनाव हो या राष्ट्रपति के चुनाव है, कैसे कहाँ कब होंगे, फिर विधानमंडल के चुनाव, किसी भी तरीके की इलेक्शन हो या उन्हें वोटिंग लिस्ट ही तैयार करनी हो, तो ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती हैं। तो कैसे कब क्या चीज़ें होंगी वो सब हमारे पार्ट नंबर 15 के अंदर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक है। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 16 के अंदर एससी और एसटी के लिए कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो आर्टिकल 330 से 342 तक एक्सप्लेन है, जिसमें कि याद रहे कि एक अमेंडमेंट किया गया 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 218 के तहत, जिसमें ओबीसी के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इसे लिखा है आर्टिकल नंबर 340 में। तो ये पार्ट नंबर 16 का भाग है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 17 की। तो 17 के अंदर राजभाषा दी गई है, तो इसे हम कहीं ना कहीं कनेक्ट अपने शेड्यूल के साथ भी कर सकते हैं, अगर हमें याद रखना है। हमने जो शेड्यूल पढ़े थे 12 शेड्यूल, उसमें शेड्यूल नंबर 8 में लैंग्वेज के बारे में दिया गया था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज थी, उसके बाद अमेंडमेंट हुए और वो चेंज हो गई, तो प्रेजेंट में 22 है और ओरिजिनल में 14 लैंग्वेज थी। तो सेम, क्योंकि वो शेड्यूल नंबर 8 था और मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज वर्ड के अंदर लेटर ही 8 है, तो उससे हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि हमारे शेड्यूल नंबर 8 के अंदर राजभाषा या लैंग्वेज आ जाएगी। सेम अगर मैं पार्ट नंबर 17 की बात करूं, तो 7 और +1 ऐड करके बनता है 8, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं और हमें ये याद भी रहेगा कि जो पार्ट नंबर 17 है उसके अंदर कौन है, उसके अंदर राजभाषा दी गई है, जिसमें आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 343 से 351 तक पार्ट नंबर 17 में एक्सप्लेन है, जो कि राजभाषा के बारे में बताता है। तो अगर हम बात करें पास्ट की, तो मैंने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 14 लैंग्वेज थी और बाकी जो प्रेजेंट में है तो अमेंडमेंट किए गए, 3 अमेंडमेंट के थ्रू 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई और हमारी प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज हैं। तो जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हुआ, जिसमें एक भाषा सिंधी को ऐड किया गया। दूसरा अमेंडमेंट 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसमें 3 भाषाएं ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 4 भाषाएं ऐड हुई, जिसमें कि संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। तो ये 4 भाषाएं थी, तो टोटल 8 भाषाएं अमेंडमेंट की गई हैं और 14 से वो इंक्रीज होकर 22 में चली गई। और एक बात ये भी याद रखें कि उन 22 लैंग्वेजेस में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है
उसमें इंग्लिश का जिक्र नहीं है, उसमें अंग्रेजी नहीं है, ये याद रहे। तो पार्ट नंबर 17 के अंदर मेनली 4 पार्ट कर दिए गए। जैसे हमने पढ़ा कि इसके अंदर आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं, तो उन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा, जिसमें कि 343 से 344, कहने का मतलब 2 आर्टिकल एक्सप्लेन करते हैं संघ की राजभाषा को, मीन्स यूनियन की लैंग्वेज को। इसके बाद आर्टिकल 345 टू 47 ये एक्सप्लेन करते हैं प्रादेशिक भाषाएं के बारे में है इसमें। उसके बाद आर्टिकल 348 एंड 349 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या जो उच्च न्यायालय है उनके बारे में है। और उसके बाद आर्टिकल 350 से 351 इसके अंदर विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 17 है। और कुछ 3 पॉइंट बड़े स्पेशल हैं, डिपेंड्स ऑन डे, इसे याद रखना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 21 फेब मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पार्ट नंबर 17 के अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 18 जिसके अंदर इमरजेंसी आपातकाल जो है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, नेशन की बात करें, तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो आर्टिकल नंबर 19 है उसमें जो हमें दी गई है 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली है। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो उनको भी रोक लगाई जा सकती है, पहले तो ये याद रखें। और ये भी याद रहे कि जो आर्टिकल नंबर 19 के अलावा जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें केवल खत्म कर सकते हैं, और वो भी राष्ट्रपति के तहत वो खत्म होंगी, राष्ट्रपति के द्वारा वो खत्म की जाएंगी। और ये याद रहे कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी ना खत्म की जा सकती हैं और ना रोका जा सकता है। तो ये जो चीज़ें इमरजेंसी के टाइम पर, आपातकाल के टाइम पर, नेशन इमरजेंसी के टाइम पर चल रही हैं, जो हमने पढ़ी है, ये सब चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग दी गई हैं कि जो आर्टिकल नंबर 19 है उसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें राष्ट्रपति खत्म कर सकते हैं। ठीक है। और ये याद रहे कि उस टाइम पर भी आर्टिकल नंबर 20 और 21 ना इसे रोका जा सकता है और ना ही इन्हें खत्म किया जा सकता है। अब ये आर्टिकल हैं क्या, कैसे हैं, इन सब का एक्सप्लेन, इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्टिंग से सब चीज़ें रिकवर करते चलेंगे तो उसके अंदर सब बहुत डीपली हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 356 याद रहे, राष्ट्रपति शासन। इसके अंदर एक्सप्लेन है कि इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो शासन है वो लग सकता है। दूसरा कि मैक्सिमम कितने समय तक ये लगेगा, कब लगता है, कैसे लगता है, और किन स्टेट में लग चुका है, मैक्सिमम कितनी टाइम तक किस स्टेट में लगा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पार्ट नंबर 18 से ही मिलती हैं और इसके अंदर हमें पढ़नी है। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 19 जिसके अंदर मिसलेनियस दी गई है, मतलब कुछ मान लो बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं वो सभी चीज़ें इसी के अंदर ऐड कर दी गई, जिसके अंदर आर्टिकल 361 से 367 तक दिए गए हैं। तो जैसे राष्ट्रपति की बात करें, राज्यपाल की बात हुई या राज प्रमुख की बात हुई, तो इनके कुछ विशेष संरक्षण हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी आर्टिकल नंबर ये पार्ट नंबर 19 में दे दी गई। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 20 जिसके अंदर संविधान संशोधन दिया गया है। कहने का मतलब कि जितने अमेंडमेंट किए गए हैं और आगे भी इन फ्यूचर किए जा सकते हैं, तो वो जो हमें परमिशन देता है वो भाग नंबर 20 के द्वारा हमें मिलती है, क्योंकि संविधान संशोधन उसी में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस आर्टिकल के तहत मिलती है, तो वो आर्टिकल नंबर है 368। तो आर्टिकल 368 है जो परमिट करता है कि इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो ये किसके अंदर लिखा है, ये लिखा है पार्ट नंबर 20 में। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 21 जो कि राज्यों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताता है, जिसमें कि आर्टिकल 369 से 392 तक दिया गया है। इसके बाद आती है, और ये याद रहे कि जो 370 आर्टिकल था वो खत्म कर दिया गया, जो कि स्पेशली किस स्टेट के लिए था, जम्मू कश्मीर के लिए था। तो 31 अक्टूबर को वो समाप्त हो गया।
इसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 22, जो कि लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर रीडिंग एंड रिपील ऑफ हिंदी के बारे में है। कहने का मतलब कि इसमें हमारे आर्टिकल 393, 394 और 395, ये 3 आर्टिकल हमारे आते हैं, जिसमें कि 393, इस जो 393 है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो इसमें दिया गया है 393 के अंदर इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है। तो उन्होंने लिखा है कि भारत का संविधान होगा। कहने का मतलब कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, जितना हमने पढ़ा है, ये जो हमारी जो बुक है, तो उसका जो नाम है वो है भारत का संविधान। जैसे कोई बुक होती है ना, तो उस पे हम नेम देते हैं, तो वो नाम जो दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, कि बुक को, वो दिया जाएगा भारत का संविधान। तो हम पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये वही है जो कि आर्टिकल नंबर 393 में है। इसके बाद आर्टिकल 394, जिसमें कि जब हमने शुरू में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे, 15 आर्टिकल ऐसे थे जिन्हें 26 नवंबर 1946 को ही लागू कर दिया गया, लेकिन बचे हुए जो आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। तो ये जो बात लिखी हुई है, ये जो चीज़ें मैंने शुरू में ही बताई थी, वो आर्टिकल नंबर 394 में दिया गया है। और इसके बाद आता है लास्ट आर्टिकल 395। तो 395 रिपेल करता है या निरसन के बारे में बताता है। कहने का मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन करने वाले, या जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए थे, ये जो लॉ थे, उनमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं या जो भी उनके अंदर चेंजेस किए गए हैं, उन्हें इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 395, इसके अंदर उन्होंने केवल रिपीट कर दिया है। तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं रिपेल, इसमें ऐसे लिखा है। तो ये याद रहे कि भारत का संविधान होगा, ऐसा जो नाम लिखा है वो आर्टिकल नंबर 393 में लिखा है। 394 बताता है कि स्टार्टिंग में जो हमारे 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे वो 26 नवंबर 1946 को किए गए थे। बाकी जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे, 380 आर्टिकल बचे थे, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। उसके बाद आर्टिकल 395 के अंदर रिपेल दिया गया है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था, उसके अंदर जितने अमेंडमेंट हुए हैं, उसके अंदर जितने चेंजेस हुए हैं, वो सब रिपीट कर दिया गया इसके अंदर। तो ये हमारे 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 395 तक पढ़े भी हैं। तो अगर हम बात करें कि कभी कभी हमें लिखा मिलता है कि 25 पार्ट्स, तो फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि जितना अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे पार्ट्स के अंदर, उनमें पार्ट्स नंबर ना इंक्रीज करके सब टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया। जैसे पार्ट नंबर, अगर मैं 4 की बात करूं, तो उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, पार्ट नंबर 4A, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्यों को बताता है। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो फर्स्ट जो आर्टिकल था वो हमारे राज्यों की, देश की जानकारी दे रहा था। दूसरा नागरिकता के बारे में हो गया, उसके बाद मौलिक अधिकार हो गए, फिर नीति निर्देशक तत्व हो गए। तो अधिकार तो हमें मिल गए कि भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें हमारी कंट्री से मिलेंगी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो वो जो ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य है, उन्हें बाद में अमेंड किया गया, जिसे पार्ट नंबर 4A में ऐड कर दिया, अमेंड किया। तो इसीलिए जितना भी अमेंडमेंट हुआ है हमारे आर्टिकल्स के अंदर और हमारे पार्ट के अंदर, तो ना पार्ट नंबर बढ़ाए हैं ना आर्टिकल, उनके अंदर सब टॉपिक्स ऐड कर दिए। जैसे आर्टिकल नंबर 300 है पार्ट नंबर 12 में, और जो संपत्ति का अधिकार था हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो लगा कि ये तो अ, अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, तो उसे क्या कर दिया गया, उसे उसमें ऐड करा पार्ट नंबर 12 में। तो एक नया आर्टिकल नाम ना देके उसे जो 300 आर्टिकल है उसका सब टॉपिक बना दिया, तो उसे अमेंड किया गया 300A के अंदर। तो ऐसे ही पार्ट नंबर टोटल ना इंक्रीज करके सब टॉपिक्स में ऐड किए गए। तो ये याद रखें कि टोटल पार्ट नंबर अगर काउंटिंग करेंगे तो अब भी 22 ही हैं, लेकिन अगर हम उन्हें भी अलग से काउंट करें जो सब टॉपिक्स बनाए गए हैं, तो हमारे पार्ट्स बन गए हैं 25। तो एग्जाम में अगर कभी भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट हैं,
तो एक ही ऑप्शन मेनली मिलेगा, या तो 22 ही मिलेगा या 25 ही मिलेगा। तो अगर अलग अलग मिलते हैं तो पता ही है आपको कि 22 अकॉर्डिंग टू परफेक्ट नंबर है, और अगर हम सब टॉपिक्स को भी अलग से काउंट करें तो 25 बन जाते हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो फिर 25 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि फाइनली जो अमेंड किए गए हैं वो भी एक नए पार्ट के अंदर बेशक सब टॉपिक्स में ऐड करें हैं, बट बने एक्चुअल में अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो 25 ही कहे जाते हैं। सेम हमारे आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 395 हमारे आर्टिकल हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर थे, लेकिन आर्टिकल्स में भी अमेंडमेंट हुआ है, तो वो भी अप्रोक्स मोर देन 400 से ज़्यादा आर्टिकल हमारे प्रेजेंट में हो चुके हैं। तो वो भी सब टॉपिक्स में ऐड करे हैं, तो आर्टिकल नंबर भी वैसे एक्चुअल काउंटिंग में वो भी नहीं इंक्रीज हुए हैं। तो लेकिन याद रहे कि अप्रोक्स मोर देन 400 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी 22 पार्ट्स के अंदर था। तो इस तरीके से आर्टिकल और ये पार्ट्स हैं जो हमें हमारे देश की सारी जानकारियाँ देते हैं, यूनियन टेरिटरीज की जानकारी देते हैं, हमारी नागरिकता हमें कैसे मिली है, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, और हमारे जो हेड होते हैं, जो पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे चलता है, या जितनी सुपर पावर है, राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो वो सब उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और कैसे वो वर्क करते हैं, उन्हें क्या क्या पावर्स मिली हुई हैं, क्या कोई पावर ऐसी भी है जो छोटी स्मॉल यूनिट्स हैं हमारे कंट्री की, जैसे विलेजेस हो गए, उन्हें भी दी गई है या नहीं दी गई है। तो हमने पढ़ा था कि पंचायत के थ्रू, पंचायत एक पावर है पंचायती, तो उसमें हमें ये पावर मिली है जो गांव के लिए बनाई गई है। फिर नगर निगम हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और आर्टिकल में दी गई हैं, जो हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर जो स्टेट्स हैं, तो क्या कोई स्टेट्स हैं जिनकी स्पेशल पावर है या स्पेशलिटी का उन्हें दर्जा मिला हुआ है, तो कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ना है कि जो हमारे स्टेट्स थे उसमें जो जितने अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किस आर्टिकल के थ्रू अमेंडमेंट हुए हैं, किस पार्ट के थ्रू अमेंडमेंट हुए हैं। उसके बाद लैंग्वेज कितनी है ना, और कौन सी लैंग्वेज है जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें, जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, इवन सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर हम ओथ टेकिंग प्रोसेस की बात करें कि जो शपथ ली जाती है, तो कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस आर्टिकल के तहत दिलाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भागों में डिवीजन करके, और उनके अंदर उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, अनुच्छेदों को लिखकर, उन्होंने सब चीज़ें लिखकर बड़े आसान तरीके से हमें पढ़ने के लिए, ताकि हमें जानकारी मिल सके सब चीज़ों की, हमें दे दी गई, लिख दिया गया। तो ये चीज़ें थी आज के लिए कि हमें ओवरव्यू करना था अपने पार्ट्स के लिए और आर्टिकल्स के लिए। एक चीज़ और बची है थोड़ा सा देखने के लिए, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो है कि हमारे पार्ट के अंदर, वो मैंने कराया नहीं इसके अंदर, चाह रही थी बट फिर कराया नहीं, कि उसे एक स्पेशल तरीके से अलग ही क्लास में हम रखेंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल में याद रहे कि अच्छा ये वाला अमेंडमेंट हमारा हुआ है और इसके तहत हुआ है। तो उसके अंदर हमने जितने हमारे पार्ट्स और आर्टिकल में अमेंडमेंट किए गए हैं, तो वो सब हम एक अलग ही क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 4A एक नया पार्ट ऐड हुआ, अमेंड हुआ, जिसमें ड्यूटीज़ बताई गई हैं। उसके बाद में आर्टिकल भी है 300A, बाकी और भी 9A का आर्टिकल ऐड किया गया, 9B आर्टिकल ऐड किया गया। तो उन्हें नहीं मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया था, उसके लिए एक स्पेशल क्लास ही बनाएंगे, जिसे हम इजीली फिर रिमेंबर रख सकें कि भाई हाँ, यही चीज़ें हमने अलग पढ़ी थी और ये हमने अलग क्लास में रखी है, तो ये सारी अमेंडमेंट के थ्रू की गई है। तो ये कुछ था हमारा पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरीके से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, और इतनी सारी चीज़ें, इतनी नॉलेज हमें जानने के लिए मिलेगी। हम इवन समझे कि हम अपनी कंट्री के हर एक पर्टिकुलर
चीज़ को हम पढ़ पाएंगे, हर एक मैटर को, कि कैसे पूरा सिस्टम रूल कैसे करता है एक्चुअल में, है ना। तो कौन ऐसा है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर रखता है, कौन ऐसा है कि किसकी लोवेस्ट पावर है। तो ये सब चीज़ें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें पता चल जाएंगी, हमारे कितने रूल्स हैं, हमारी कितनी ड्यूटीज़ हैं, कितनी हमारे राइट्स हैं, तो वो सब हम इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो 22 पार्ट्स हैं, इसे दोबारा से हम शुरू करेंगे। एक बार एक अमेंडमेंट क्लास और मुझे ऐड करनी है, जिसके अंदर पार्ट्स और आर्टिकल का अमेंडमेंट हमें पढ़ना है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ और किसके थ्रू हुआ है। तो उसके बाद शुरू से अपनी क्लास रखेंगे और हर एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि एक बार पढ़ें और हमें सब चीज़ें अच्छे से याद रह जाए। तो यही सब पढ़ना था बस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।